रिवैम्प के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर मैकिन को सबसे ज़्यादा चोटें आई रहती है वैम्पायर अटैक से, जिसके बाद पुन उसका ध्यान रखता है। वही सियार आकर उस पर उंगली उठाकर कहता है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, जो मेरी फैमिली को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। तुम्हारे वजह से अगर तुम हमें हमारे साथ यहाँ नहीं होते तो शायद हमारे हंटर वाले जितने भी फ्रेंड्स थे उनकी जानें नहीं जाती। ये सब तुम्हारी वजह से है। जिसके बाद वो रामल पे भी चिल्लाने लग जाता है कि मास्टर, आखिर आप इतना ज़्यादा ह्यूमंस पे भरोसा क्यों ही करते हैं। आपको तो अभी तक सीख मिल जानी चाहिए कि ये ह्यूमंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें मारने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी तो आपने इतने सारी गलतियाँ कर ली है, पर तब भी आपको सीख अभी तक नहीं मिली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप तो कुछ नहीं करने वाले, पर ये हंटर लोग जो है वो हमारी सारी प्रजाति को मार देंगे। कम से कम अपना नहीं तो अपने क्लैन के लिए तो भी ये सब करो। स्पून ने सब लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है, पर ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला। आपका जो ट्रस्ट है ना, आप बेवकूफ़ हो बहुत ज़्यादा, जो इन पर फिर से भरोसा कर रहे हो और सीख भी नहीं मिली। वहीं पर मैथोस ये सुनकर नाराज़ होकर कहता है कि रामल हमारे मास्टर है, उनसे तमीज़ में बात करो। अब सियार चिढ़कर सरकास्टिक वे में कहता है कि वाह, मतलब गलती तुम लोग करो, इस ह्यूमन पे ट्रस्ट करके तुमने यहाँ पर लाया और इसने इतना बड़ा प्लान एग्जीक्यूट भी कर दिया। मुझे तो यहाँ पर रहना ही नहीं है, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं खुद से उन लोगों को निपट लूँगा। ये बोलते साथ वो वहाँ से चला जाता है। रामिल मैकिन के पास जाकर उसकी जो चोटें रहती है अपनी हीलिंग पावर से हील करके वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ सियार कुछ अपने वैम्पायर क्लैन के साथ मिलकर कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला। वो लोग हम पर हमला करके हमको नुकसान पहुँचाएंगे। जो मेरे से सहमत है मेरे पीछे आ जाना। एक एक करके वहाँ से सारे वैम्पायर उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेड जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी फ्रस्ट्रेट होता है, पर तभी उसे एक फ़ोन आता है कि वहाँ पर एक लड़का आया है जो अंडर एज है, 18 का भी नहीं हुआ है और उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। जेड उसी समय मना कर देता है। मास्टर वहाँ से गुजर रहा होता है कि वहाँ पर उसे एक डायलॉग सुनने के लिए मिल जाता है कि पोंग कहता है कि मैं पुन का भाई हूँ। ये मौके का फ़ायदा उठाकर वो जल्दी से पुन को अभी अपना निशाना बनाने के लिए, वैम्पायर क्लैन को ख़त्म करने के लिए अब उनका ज़रिया बन चुका है पोंग। वो जल्दी से जेड की तरफ उसे लेके जाता है और जेड से पुन जल्दी से पूछता है कि उसका भाई अभी तक वापस नहीं आया है और उसे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि उसका भाई कहाँ पर है। इसलिए मैं बस यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। और वैसे भी उसकी शॉप पे मुझे एक ब्रूम मिला जो बहुत ज़्यादा अजीब था। उसमें बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब रखी हुई थी और वहाँ पर ही तुम्हारा कार्ड मिला। जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद जेड के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा ईविल प्लान आता है। वो कहता है कि तुम्हें जानना है ना तुम्हारा भाई कहाँ है, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर लेके चलता हूँ और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या तुम सच हैंडल कर पाओगे कि तुम्हारा भाई एक नॉर्मल इंसान नहीं है। ये सब देख कर पोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर उसे अपने भाई के बारे में सब जानना रहता है। वही पुन इतना ज़्यादा टेंशन में अपने थॉट्स में रहता है कि वो रोज़ेस को पानी बहुत ज़्यादा दे देता है। राम मिलाकर कहता है कि अरे अगर तुमने इतना ज़्यादा इनको पानी दिया ना तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये रोज़ेस जो है इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत मुश्किल होता है इनका ध्यान रखना। और वो बहुत हंसते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वहीं पर पुन कहता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली लड़ रही है, मतलब तुम लोग लड़ रहे हो सिर्फ मेरे वजह से और रीज़न मैं हूँ, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर रामिल कहता है कि नहीं, तुम ये बोल रहे हो ना कि मेरी फैमिली तो वो है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और मेरी फैमिली में अब तुम भी तो आते हो क्योंकि मैं तुमसे भी तो प्यार करता हूँ। तो ये सब तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। रही बात सियार की, तो सियार को थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, और अगर अभी उसे कुछ भी बोला गया तो वो बिल्कुल नहीं सुनने वाला। तुम्हें लगता है कि तुम एक ट्रबल मेकर हो, है ना, पर तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। सियार को थोड़ा शांत होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो मेरा भाई है। तो ऐसा सब करके वो पुन को दिलासा देता है कि उसे कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कहता है कि नहीं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ रामिल कि तुम मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचते हो, पर मुझे नहीं लगता, और मैंने ऐसा कभी, मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले भी नहीं हैं। जिसे सुनकर रामिल कहता है कि कोई नहीं, इन रोज़ेस की तरह ही मैं अब तुम्हारा ध्यान रखूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया मैं तुम्हारा ख्याल भी वैसे ही रखूँगा। जिसके बाद दोनों हमेशा की तरह किस करने लग जाते हैं, जहाँ पर रामिल पूरी अपनी फीलिंग्स पोर आउट करते हैं और पुन भी। पर पुन को अभी थोड़ा सा और बुरा लग रहा रहता है, क्योंकि जो कुछ भी रामिल की ज़िंदगी में हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पुन की वजह से हो रहा है। अगर वो हंटर नहीं होता और शायद वो यहाँ पर नहीं आता रामिल से मिलने, तो ये सब नहीं होता। दूसरी तरफ अब डॉक्टर मैकिन को होश आ गया रहता है। वहाँ पर सियार फिर से गायब होता है, जहाँ पर उस सियार की जब बात आती है तो रामिल वगैरह किसी को नहीं पता रहता है कि सियार कहाँ पर है।
वहीं पर रामिल उसे वार्न करते हैं कि उसे सियार को अगर ढूँढने जाना है, तो प्लीज़ कोई गलत हरकत मत कर देना, उसे ढूँढने के लिए तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आए। वहीं पर पूना आकर उसे जो खाना रहता है बीमार लोगों का वो दे देता है। वहाँ पर मैकिन कहता है कि हाँ, मुझे वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई ट्रबल चाहिए। अब मैथ्यूज़ के वहाँ से चले जाने के बाद मैकिन कहता है कि मुझे भी कुछ मैटर इन्वेस्टिगेट करना है, तो मैं भी ज़रा जल्दी ही चलूँगा। उसके जाने के बाद अब मैकिन और पुन अकेले हो जाते हैं, जहाँ पर मैकिन थोड़े जोक क्रैक करता है और कहता है कि तुम्हें इतना बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट में बात करता है, तो वो कहता है कि अरे प्लीज़ मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो, हम नॉर्मल भी बात कर सकते हैं। जहाँ पर मैकिन जो है वो कहता है कि थैंक यू मेरा ध्यान रखने के लिए, पर पुन कहता है कि नहीं, अगर मैं नहीं होता तो शायद तुम्हारी ऐसी हालत भी नहीं होती। जहाँ पर अब पुन को थोड़ा-सा दिलासा देता है मैकिन कि उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, ये बात तो है कि उसकी वजह से मुझे अच्छा-अच्छा, टेस्टी-टेस्टी खाना खाने के लिए मिला है। वहाँ पर पुन कहता है कि तुम्हारे सारे भाई लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कूल है। जिसे सुनकर मैकिन कहता है कि हाँ, वैसे तो मैं यंगर ब्रदर हूँ। मतलब तुम सोचो, एक भाई जो माइंड रीड कर सकता है, एक भाई जो कौओं के साथ बातें कर सकता है और एक भाई ऐसा है जिसके पास अनलिमिटेड स्पीड है। वहाँ पर वो कहता है कि हाँ, कूल तो है पर तुम्हारे जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। दूसरी तरफ अब रामिल के साथ पुन अपने शॉप पे चला जाता है और वहाँ पर पोंग को ना देखते हुए उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर हमेशा की तरह पोंग बिना बताए गायब हो जाता है। तो उसे लगता है कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए गया होगा। घर आते साथ ही वो जल्दी से फ़ोन लगाना चालू कर देता है पोंग को, पर पोंग फ़ोन रिसीव ही नहीं करता। जिसके बाद उसको एक बहुत ज़्यादा अजीब मैसेज आता है पोंग का कि मैं 1 हफ़्ते बाद वापस आ जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वहीं रामिल सारे वेजीज़ बाहर निकालता है और तब पुन जो है उसके लिए थोड़ा खाना पकाता है। अब जल्दी से रामिल देखता है कि पुन बहुत ज़्यादा ख़्यालों में डूबा है, तो वो उसे बोलता है कि आखिर हुआ क्या है? अगर तुम पोंग की टेंशन ले रहे हो तो तुम्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि पोंग हमेशा बिना बताए गायब हो जाता है, तो उसमें इतनी अजीब बात क्या है? तब पुन कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि वो गायब हो जाता है, पर ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि उस बार मतलब इसने मुझे टाइम बताया है कि वो कितने टाइम में लौटेगा। जब भी पोंग कहीं जाता है ना, मिस्टीरियसली वो गायब तो हो जाता है बिना बताए, पर वो कभी भी मुझे टाइम नहीं बताता। पर अब वो कहता है कि हो सकता है कि कुछ हो गया हो और उसने तुम्हें टाइम बताया हो ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। जिसके बाद अब पुन थोड़ा-सा शांत हो जाता है और अब रामिल उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ऐसा तो नहीं कहीं वो भाग गया हो, मतलब उसका कोई लवर भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं सोचते तुम? फिर इसके बाद पुन कहता है कि शायद हो सकता है, पर मुझे तो पता नहीं, मैं अपने भाई को उतने अच्छे से नहीं जानता। वहाँ पर वो रामिल को बिठाकर कहता है कि तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जिसके बाद वो उसे स्टीम बन्स देता है और हमेशा की तरह मिस्टर वैम्पायर को कुछ भी ये पता नहीं होता है, उनके लिए नई बात होती है। वो जल्दी से खाता है, पर वहाँ पर पुन जल्दी से रैपर निकाल देता है ये कहकर कि तुम रैपर नहीं खा सकते। वहीं पर अब रामिल ने पुन को एक नया नाम दे दिया है, मिस्टर पुन, मिस्टर स्टीम्ड पुन करके, जो बहुत ज़्यादा फ़नी है। उसके बाद वो दोनों फिर से बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर मैकिन से जो बातें हुई थी हॉस्पिटल में कि उसके भाई कितने कूल है, कितने स्ट्रॉन्ग है और हमेशा रामिल की भी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि वो बिना सोचे कुछ करता ही नहीं है। पर दूसरी तरफ मैं एक भाई हूँ जो अपने भाई को जानता नहीं हूँ वो क्या खाना पसंद करता है क्या नहीं। वही रामिल कहता है कि ये बात तो मेरे लिए भी नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं जानता उन्हें क्या पसंद है। जिसके बाद रामिल अब बहुत क्यूटली अपना बन खाने की कोशिश करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि अब वो वापस से जिस फैमिली के पास पोंग गया था वहाँ पर चले जाते हैं, पर वो फैमिली भी उसे बताती है कि हम यूएस के लिए अगले हफ्ते जाने वाले हैं। पोंग का कुछ जवाब नहीं है, 1 हफ्ते से वो मिला भी नहीं है। अगर तुम्हें मिलता है तो प्लीज़ हमें उसका जवाब बिल्कुल बता देना क्योंकि हमें लगता नहीं है कि वो हमारे साथ यूएस जाएगा। यहाँ अब उनकी जो उम्मीदें थी वो क्रैश हो जाती है कि पोंग का कुछ पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मैकिन बहुत दिनों के बाद रिकवरी के बाद अब जब हॉस्पिटल आते हैं तो हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स नर्सेस उनको बहुत ज़्यादा याद करती है। वो कहते हैं कि डॉक्टर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर आप ऐसे ही बीमार पड़ जाए तो
मतलब सब लोग मुझे पूछ रहे थे। वहीं पर वो उन नर्सेस को ग्रेप्स खाते हुए देखते हैं और उसे फिर पोंग की याद आ जाती है। अब पोंग को ढूँढने की तलाश में वो उसकी जॉब की तरफ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पोंग आया है? तो उसे पता चलता है कि पोंग तो आया ही नहीं है, बल्कि उसने ये जॉब छोड़ दिया है। वहीं पीछे से रामिल और पुन भी वहाँ आ जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका लग जाता है मैकिन को ये पता चल के कि पोंग और कोई नहीं बल्कि पुन का छोटा भाई है। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर तुम कैसे जानते हो पोंग को और कब से जानते हो? रामिल के ऐसे पूछने के बाद मैकेन कहता है कि ज़्यादा दिन तो नहीं जानता, पर मैं हमेशा हॉस्पिटल से जब आता था तो मैं स्नैक्स लेने के लिए वहाँ जाता था, तो काइंड ऑफ थोड़े हम लोग फ्रेंड्स थे। जिसके सुनने के लिए बाद अब पुन को बहुत ज़्यादा खुद पे ट्रस्ट नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि थैंक यू मैकिन, तुमने मेरे भाई का ध्यान रखा। वो बचपन से ही ना ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, कुछ नहीं बनाता और मेरे से भी ज़्यादा क्लोज़ नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करता हूँ तुमको कि तुमने मेरे भाई का ख्याल रखा। रामिल थोड़ा-सा जोक क्रैक करता है, जिसके बाद पुन कहता है कि मैं ओनर से बात करके आता हूँ। वहाँ से वो चले जाने के बाद अब वो सीआर के बारे में जब पूछता है, तो हमेशा की तरह सीआर के बारे में कुछ भी न्यूज़ नहीं मिलती है। जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पता है कि सीआर अब इस वक़्त क्या सोच रहा है? कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीआर को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो कब क्या सोचेगा मैं बता नहीं सकता। जिसके बाद मैकिन कहता है कि वो तो मुझे पता है, पर मैं उसे ढूँढूँगा। पर रामिल उसे फिर से वार्निंग देता है कि प्लीज़ कुछ भी खुराफाती मत करना और उसे ढूँढने के लिए खुद की जान खतरे में मत डालना, वरना तुम्हारे पे उल्टा पड़ेगा। मैकिन कहता है कि मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ईज़ी ही मुझे अच्छी लगती है, ट्रबल को मैं नहीं करता। वहीं पर फिर वो कहता है कि आखिर 100 साल पुराने वैम्पायर को क्या पसंद है? क्या तुम ये कैंडी खाना पसंद करोगे? वो उसे खिलाने की कोशिश करता है, पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ स्टीम्ड बन्स खाऊँगा। जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि क्यों? अच्छा, अच्छा, समझ गया। मतलब तुम बहुत ज़्यादा प्यार में पागल हो चुके हो पुन के, है ना? तुम्हारा अब हार्ट भी स्टीम्ड बन्स को ही पुकार। रामिल जल्दी से पुन से कहता है कि आखिर इतने देर वो ओनर से क्या बात कर रहा था, तो पुन कहता है कि मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं पोंग को कुछ परेशानी तो नहीं थी काम करते वक्त, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि ओनर और पोंग का उतना ज़्यादा क्लोज बॉन्ड नहीं था। अब तो मैं और ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ कि आखिर पोंग गया कहाँ है, और उसके फ्रेंड्स को भी मैं जानता नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। वहाँ जहाँ पर रामिल उसे वो कैंडी जो ग्रेप्स की रहती है वो ऑफ़र करता है, ये बोलकर कि ये मेरे भाई ने दिया है, जो छोटा भाई है ना उसने दिया है, तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसने कहा कि अच्छा लगता है। जिसके बाद पुन उसको ट्राई करता है और अपने हाथों से ही रामिल को भी खिला देता है। दूसरी तरफ वो उसके कॉलेज के पोंग के कॉलेज के स्टूडेंट से, उसके फ्रेंड से मिलता है। पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर वो हमेशा की तरह मैसेज करता है, सस्पेंड होने के बाद तो वो मुझे नहीं दिखा, पर उसने बहुत वियर्ड सा मैसेज किया था मुझे कि मैं नहीं आ सकता वगैरह, जिसे देखकर हमेशा की तरह पुन शॉक हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे मैसेज तो कभी नहीं करता। वहीं पर वो लोग जाने वाले रहते हैं कि वहाँ पर एक क्लॉ मशीन दिख जाती है रामिल को, और रामिल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं जब तक ये क्लॉ मशीन नहीं खेल रहा था मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, प्लीज़ पुन। जिसके बाद पुन को ज़बरदस्ती वहाँ से जाना ही पड़ता है, और आखिर में वो क्लॉ मशीन के पास जाकर वो कैसे भी करके रामिल के लिए जो कॉइन्स उसने बचाए रहते हैं वो मशीन में डाल देता है। जिसके बाद रामिल कहता है कि देख लेना, इस बार तो मैं एक यहाँ से गुड्डा लेकर ही जाऊँगा। जिसके बाद वो जल्दी से वो बियर को अटैक कर देता है और वो कैरेक्टर को ले लेता है। वहीं पर देखते-देखते वो फाइनली उसे एक कैरेक्टर तो मिल जाता है, पर जब वहाँ पर पुन लेने के लिए जाता है तो उनके कॉइन्स ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पर वो कोशिश तो पूरी करता है, पर कॉइन्स ख़त्म होने के चलते वो लोग एक ही डॉल ले पाते हैं, दूसरी डॉल नहीं ले पाते। जिसकी वजह से रामिल उसे दिलासा देता है कि अरे रे कोई नहीं, हमारे पास एक डॉल तो है, और वो उसे ऐसे करके खुश करने की कोशिश करता है कि चलो अभी हम जल्दी से घर चले जाते हैं, वरना अगर पोंग अगर कहीं आ गया तो फिर उसे हम नहीं दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैथ्यूस अपने काम में लग जाता है और माइकल ऑर्फनेज में चला जाता है। माइकल ऑर्फनेज में जाने के बाद वो पूरी बिल्डिंग्स को अच्छे से देखता है, उसका रिनोवेशन हुआ रहता है। जिसके बाद वहाँ पे एक नन आती है और वो पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर उनको बच्चों को ट्रीट देना है तो सारे बच्चे खा के सो गए हैं। जहाँ पर मैथ्यूस कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही गुजर रहा था, तो मैं बस जानना चाहता था कि ये ऑर्फनेज कितने दिन से है, मतलब कितने सालों से है। वहाँ पर वो कहती है कि ये 10 सालों से है, और उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो दे देती है। और वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था, जिसके बाद ज़्यादा तो नहीं, बस एक मिस्टर प्रीस्ट बचे थे और 3 बच्चे बचे थे। अब इनके बारे में थोड़ा और क्यूरियस होके वो जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है। तो फिर वो उससे पता चलता है कि ये मिस्टर ड्रैकुल जो है वो प्रीस्ट थे, जो जिनका ये ऑर्फनेज है।
और फ़िलहाल तो वो कैसे भी करके बच गए हैं, पर वो अनकॉन्शियस स्टेट में है, मतलब बेड पर ही है और वो ज़्यादा कुछ मूव वगैरह नहीं कर सकती। जिसकी परमिशन मांगकर वो उन्हें देखने की कोशिश करता है, या कोई फ़ोटो या नाम भी, पर नर्स कहती है कि उनकी फ़ोटो वगैरह कहीं पे भी नहीं मिलेगी और मैं श्योर नहीं हूँ कि आप मिल सकते हो। पर उनका फ़ोटो है। जिसके बाद वो लाइब्रेरी में लेके जाकर एक स्केच दिखाती है और कहती है कि ये फादर ड्रैक्यूल है करके। दूसरी तरफ रामल और पुन अपने घर में बैठे रहते हैं। पुन हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है और उसे अभी भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तभी रावल कहता है कि इंसानों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहती है ना? बहुत ज़्यादा अजीब रहती है। मतलब तुम लोग इतना ज़्यादा सोचते हो, तुम लोगों की स्किन है, तुम लोग ब्रीथ करते हो, तुम लोग अलाइव हो, राइट? बट मैं ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं करता, क्योंकि मैं बचपन से वैम्पायर की तरह पैदा हुआ था। तो मेरे लिए ये सब बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि मैं तुम लोगों के जैसा कभी फ़ील नहीं कर पाऊँगा। वो पुन का हाथ पकड़ता है, उसकी स्किन को फ़ील करता है, उसकी ब्रेथ को फ़ील करता है और फाइनली उसकी जो हार्ट बीट है वो भी फ़ील करता है, ये बोलकर कि मुझे कभी शायद पता नहीं चलेगा कि इंसान कैसे रहते हैं और इंसानों के मन में क्या चलता है। वहीं पर फिर वो कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट जो है ना, मुझे सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, ये तो बहुत अच्छा है। वो पुन को हक कर लेता है और कहता है कि ये तो नहीं पता कि मैं शायद ही ऐसा कभी फ़ील कर पाऊँगा, बट यहाँ पर रहकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ है और हम लोग तुम्हें तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे। पर वही पुन कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे बहुत सारे क्लैन मेंबर्स को बहुत मारा है। क्या तुम मैं हंटर हूँ तो इसलिए मुझे हेट करते हो? क्या तुम्हें भी अब नफ़रत हो गई है मुझसे? पर वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरे बॉस से पूछना पड़ेगा। और फिर अब ये नया बॉस कौन है? तो वो उसे बताता है कि ये जो डॉल है ना, जो हमने आज ये किया, वो मेरा नया बॉस है। जिसे सुनकर पुन कहता है कि हाँ, तुम एक बहुत ज़्यादा शैतान वाले वैम्पायर हो। जिसके बाद वो कान बंद कर देता है, क्योंकि पुन बहुत ज़्यादा अब इरिटेट हो जाता है। पूरी रैम्बलिंग करता है रामेल और एक बच्चे की तरह उस डॉल के साथ खेलने के लिए लग जाता है, जहाँ पर वो अजीबोगरीब बातें करता है और पुन का कैसे ना कैसे करके मन डाइवर्ट कर लेता है। खाने के टेबल पे अब बहुत ज़्यादा मिर्ची लग जाती है रामेल को, पर वो कहता है पुन कि ये तो कुछ भी तीखा नहीं है यार। मतलब अभी तो मैंने तुम्हें सबसे स्पाइसी थिंग अभी तक खिलाया ही नहीं है। वहीं पर उसे लगता है कि स्टीम्ड बन है क्या ये? क्या ये स्टीम बन है? तो वो कहता है कि नहीं। जिसके बाद वो डिशेस वॉश करने लग जाता है, पर रामिल को तो डिशेस वॉश करनी आती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। उसके बाद वो बबल्स से खेलने लग जाता है, क्योंकि उसे अभी बबल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। वो पुन का भी मन डाइवर्ट कर लेता है, जिसके बाद पुन भी उसको जॉइन करके बबल्स के साथ खेलने लग जाता है। जिसके बाद वो रामिल को ब्रश करना भी सिखाता है कि इसे ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करते हैं। वहाँ पर फिर वो डिशेस भी कर लेता है और वापस से हम उसे ब्रश करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर अब वो जो है म्यूज़िक भी प्ले कर रहे होते हैं और जहाँ पर रामिल का ब्रश पुन कर रहा रहता है। रामिल पुन का ब्रश करता है, जो बहुत ज़्यादा वियर्ड वे में करता है। वहीं पर सॉन्ग लगाने के बाद थोड़ा सा हमको रोमांटिक सा माहौल दिखता है, जहाँ पर वो बैक हग कर लेता है पुन को और डांस करने लग जाता है। जिसके बाद पुन ऐसा कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा क्लंजी हो रहे हो? पर फिर उसके बाद रामिल कहता है कि नहीं नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं से कुछ भी हरकत नहीं कर रहा। वहीं पर अब पुन सीरियस होकर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये हमारी पहली मीटिंग है, बिकॉज़ मैं तुम्हें पहले भी देख चुका हूँ और ये जो तुमने गले में नेकलेस पहना है ना, वो भी मैंने पहले बहुत बार सपने में देख चुका हूँ। क्या मतलब मुझे नहीं पता क्या वो तुम ही थे या कोई और था या बस मेरा एक सपना था, ये भी नहीं पता। मैंने ये शॉप इसलिए खोली थी क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले भी बार मिल चुका हूँ, अब सपने में या हकीकत में नहीं पता। पर मेरे सपनों में जो हमेशा आता है, उसके गले में भी तुम्हारे जैसा ही नेकलेस रहता है। जिसे सुनने के बाद अब रामिल कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ऐसा भी हो सकता है ना कि शायद वो सब सच हो, शायद मैं ही तुम्हारे तुम्हारे सपने में दिखता हूँ। वहाँ पर अपुन कहता है कि शायद तुम ही हो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था और शायद मेरी तलाश अब ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद जल्दी इसके बाद हमें फिर से एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। एज अ बीएल लवर मैं बहुत ज़्यादा फ्लस्टर्ड हो जाती हूँ ये सब देखकर, एंड आई सीरियसली डोंट नो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट गाइस प्लीज़ जस्ट मतलब देख लो, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं
कि जेट ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया रहता है। वो पोंग को अपने उस लोकेशन पे लेके जाता है जहाँ पर वैम्पायर्स को मारने के लिए जो टेस्टिंग होती है, जो चीज़ें बनती हैं, जो गैजेट्स बनते हैं, वो सब दिखाने के लिए लेके जाता है। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पोंग का फ़ोन जो है वो जेट के कब्ज़े में है। जिससे जब वो माँगने की कोशिश करता है तो जेट कहता है कि तुम ही ने मुझे कहा था कि मुझे पूरे राइट्स है तुम्हारा फ़ोन लेने का, और जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की सच्चाई नहीं बता देता तब तक तुम्हारा फ़ोन मेरे ही पास रहेगा। जब वो ऊपर लेके जाता है, पोंग को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि यहाँ पर मेरा भाई क्यों ही काम करेगा, आखिर ये सब है क्या? तब उसे जेट कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? मैं तुम्हारे भाई के साथ बचपन से हूँ, और ये जो तुम जगह देख रहे हो ये हम लोगों ने बनाई है। वहीं पर उस वक्त एक उनका आ जाता है दोस्त, और वो कहता है कि पुन आखिर मैंने सुना है कि वो वैम्पायर्स के साथ रह रहा है, आखिर ये क्या कहानी है? जेट इसके पहले कि वो आगे बोल पाता, जेट कहता है कि वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, और वो इशारे में बताता है कि पोंग है यहाँ पर इसीलिए। वहीं पर वो पोंग को ब्रेन वॉश कर देता है कि पुन को हंटर्स लोगों ने ले लिया है, और तुम्हें ये सब सुपरनैचुरल चीज़ों पे भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैं पुन को बचपन से जानता हूँ, मैं उसका कभी भी बुरा नहीं चाहूँगा। ये जो जगह तुम देख रहे हो पुन और मैंने मिल के बनाया है, और पुन को उनके चंगुल से बाहर निकालना ही मेरा अब मकसद है। अपने भाई को बचाने के लिए पोंग कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं भी तुम्हारा हंटर ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हें मारने के लिए। वहीं पर ये सब सुनकर जेट को बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। तो दूसरी तरफ एलिस ये टेंशन लेती है कि आखिर जेट गया कहाँ है और वो मुझे बता क्यों नहीं रहा है। कैसर और पॉल सोचते हैं, बट बोलते हैं कि उसे एक नया कुछ मिल गया है हथियार, जिसकी वजह से वो हंटर को मार सकते हैं। वहीं पर कहते हैं ना कि प्यार बहुत कमज़ोर होता है, ये प्रूफ हो ही जाएगा, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि जेट क्या करने की कोशिश कर रहा है। वैसे इस बार का जो हथियार उसे मिला है ना, वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि उसे जिस तरह से वो यूज़ करेगा उस तरफ से सारा बाजा पलट जाएगा। दूसरी तरफ अब मैथुस ने जल्दी से रामल और पुन को बुला लिया रहता है कमरे में, जहाँ पर वो कहता है कि मैं ऑर्फनेज गया था और मुझे हंटर्स के बारे में कुछ पता चला। पुन ये सब टॉपिक सुनकर वहाँ से निकलने की बात करता है, पर मैथुस कहता है कि नहीं मिस्टर पुन, तुम भी यहाँ रुको, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ये बात सुनो। जिसके बाद वो उसे फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इसे तो शायद पुन तुम जानते होगे। पुन कहता है कि हाँ, ये हमारे प्रीस्ट थे जो ऑर्फनेज के मालिक थे, पर इनकी 10 साल पहले वो हादसे में मौत हो चुकी थी। जिसके बाद मैथ्यूस बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे पता चला है कि वो आज भी ज़िंदा है। जिसके बाद वो एक और खुलासा ये कर देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम सोच रहे हो। वही रामिल उससे बताता है कि मेरा एक स्टेप ब्रदर हुआ करता था, और मेरा जो भाई था वो भी एक वैम्पायर था, बट वो बहुत अजीबो तरीके से गायब हो गया था, और उसके बाद वो मिला भी नहीं था, और वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था क्योंकि मेरे फैमिली ने उसे निकाल दिया था हमारे ख़ानदान से। वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मिस्टर ड्रैकुल की तरह दिखता था। श्योर हूँ कि ये वही है, तुमने भी कहा था ना मेरे जैसा लॉकेट देखा था तुमने, तो वो इसी का है। तुमने उस रात मुझे नहीं बल्कि उसे देखा था। तो दोस्तों एपिसोड यही ख़त्म होता है। सब्सक्राइब करना